लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज़ अब हो चुका है। एक तरह से वोटर भी तैयार हैं कि वो किस आधार पर किस मतदाता को, किस पार्टी को वोट डालेंगे। मेरे साथ कुछ युवा मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि जब वो वोट डालेंगे तो उनके मन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल। अच्छा निखिल, ये बताओ, आप वोट करेंगे अभी 26 तारीख को अगली जी। तो क्या मुद्दा रहेगा आपके? मुद्दा हमारा एक तो बेरोज़गारी का रहेगा, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इतनी देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। इलेक्शन आने पे 2-4 रुपये कम कर दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद फिर डबल रेट कर दिए जाते हैं। तो ये सभी मुद्दे हमारे रहेंगे। अच्छा, एक मुद्दा ये है कि जब वोट डलती है तो कम्युनल एंगल पे पूरा चुनाव जो है मुड़ जाता है। एक तरह से कम्युनल एंगल मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों में विभाजित हो जाते हैं लोग। तो क्या ये मुद्दा होना चाहिए? ये क्या इससे जो लोकतंत्र है, जो अपना देश है, वो कमज़ोर होगा, मजबूत होगा? आपकी राय क्या है इसमें? नहीं, ये जो धर्म के आधार पर वोट देते हैं तो अनपढ़ों वाली बातें हैं। लोगों को देखना चाहिए कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है देश में। जो अनपढ़ हैं उन्हें तो पता नहीं है कि क्या स्थिति चल रही है। उन्हें तो बस नारे लगवा लो, ये करवा लो, धर्म के प्रति लड़वा लो। जो धर्म के प्रति लड़ते हैं उन्हें खुद नहीं पता धर्म में होता क्या है। उन्हें खुद धर्म का ज्ञान नहीं रहता, तो वो तो बस धर्म के आधार पर वोट दे देते हैं। लेकिन देखना चाहिए कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई है देश में, देश पे कितने कर्जा बढ़ गया है, पहले कितना था अब कितना हो गया। उन्हें पढ़ना चाहिए थोड़ा कि इकोनॉमिक्स के बारे में, कि क्या स्थिति हो गई है अब देश की, पहले क्या थी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं? अभी चुनावी चंदा जिसको बोलते हैं हम लोग, चुनावी चंदा दवा कंपनियों ने बहुत बड़े अमाउंट में चुनावी चंदा पार्टीज़ को दिया। मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा कि किसको ज़्यादा गया, किसको कम गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको ईडी और सीबीआई के जहाँ पर कार्रवाई जिन लोगों पर हुई, उन लोगों ने चंदा दिया। जिन पर कार्रवाई हो चुकी थी, कार्रवाई को रुकवाने के बाद उन्होंने चंदा दिया। तो क्या नज़रिया है आपका, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, देखो, फंडिंग तो हर पार्टी के लिए मिलती है। जब भी चुनाव होता है फंडिंग हर जगह से आती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से आती है, हर पार्टी के लिए आती है। लेकिन इनका हिसाब होना चाहिए कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा था, उन्होंने बोल दिया कि जुलाई के बाद देंगे, इलेक्शन के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है कि 15 तारीख तक हिसाब देना है आपको सारा ये फंडिंग का, तो जब उन्होंने हिसाब निकाल के दिया है तो तब आया है सामने। हिसाब होना चाहिए हर चीज़ का, फंडिंग का। इतना काला धन आता है, कहाँ जाता है ये सब। अच्छा, बुलंदशहर में अब चुनाव है, 26 तारीख को वोटिंग होनी है, तो बुलंदशहर का माहौल आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, कौन सी कम मजबूत है, कहाँ किसकी कमी रह गई है, कौन कहाँ आगे? नहीं, पार्टियां तो सभी अपने अपने हिसाब से ठीक हैं। अब जिसका दौर चल रहा है वो ज़्यादा पावर में रहती है, जिसका दौर नहीं है वो कम पावर में रहती है। अब बीजेपी की सरकार चल रही है तो उसकी पावर ज़्यादा है। देखते हैं अब क्या होता है, किसको युवा जिताते हैं। बाबू, आपका क्या नाम है? तनिषा गौतम। अच्छा तनिषा, ये बताओ, जो अब 26 तारीख को चुनाव होना है, आपकी नज़र में कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगी? सबसे पहला तो यही है बेरोज़गारी। और फर्स्ट मैं जैसे एक नई यूथ हूँ, तो मैं एक चीज़ देखूँगी कि जैसे एग्ज़ाम, मतलब एजुकेशन पावर सबसे मेन, कि एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका पूरा फ्यूचर डिस्पॉइल हो जाता है। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मैं मेन मुद्दे में रखूँगी, अपना एग्ज़ाम, एजुकेशन पॉलिसी। और सरकार को मतलब बेरोज़गारी के लिए करना चाहिए आगे। और वैकेंसी जब इलेक्शन होते हैं मोस्टली जब निकलती हैं, वैकेंसी हर ईयर निकलनी चाहिए, हर साल अपना एक रेशो रख दो कि इस साल इतनी वैकेंसी निकलनी है। कुछ वैकेंसी होती हैं कि मतलब इलेक्शन टाइम ही होंगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं उनकी हर साल वैकेंसी निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं वो कब निकलती हैं, तो अब जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, 4 साल बाद वैकेंसी आई थी, वो भी पेपर इतने मतलब 2 महीने के अंदर ही उनका पेपर करा दिया। और 2 महीने में पेपर कराने के बाद जब बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, उसके बाद पेपर लीक। इतने बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मैं भी उनमें से एक हूँ कि मतलब मैंने इतने 14-15 घंटे पढ़ के मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम भी इतना मुश्किल से मतलब उनको मैनेज किया है, कॉलेज के एग्ज़ाम भी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इस पे भी डिपेंड है। हमारी ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन बेस पे हम एग्ज़ाम देते हैं सब कुछ, और फिर उसके बाद हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक, ऐसे करते करते तो फिर हमारी एज भी निकल जाएगी, आगे हमारा मतलब पूरा फ्यूचर ही डिस्पॉइल हो जाएगा। हमारी फैमिली को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, सब कुछ होती हैं। मेरा फर्स्ट मेन तो मुद्दा यही है, एक बेरोज़गारी,
एक एजुकेशन पॉलिसी, और मतलब अच्छे से जांच करनी चाहिए। और मेरा मानना तो ये है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी मतलब पीछे से इसकी चेकिंग करे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और बस मेरा यही है। अच्छा, चुनावी चंदा भी कोई इस जो मौजूदा लोकसभा चुनाव है, चुनावी चंदा भी इसमें कोई मुद्दा बन पाएगा? चुनावी चंदा मुद्दा, सॉरी इसमें तो मेरे को थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो अब 26 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, तो आप अवेयर हैं मतलब चुनाव को लेकर भी, अपने फ्यूचर को लेकर भी, तो क्या लगता है आपको यहाँ किसका माहौल है, और माहौल अगर है तो वो क्यों है, क्या कारण है? ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये पार्टी ही रहेगी या ये पार्टी रहेगी, क्योंकि कौन सी पार्टी कब आ जाए कुछ नहीं, कब सत्ता पलट जाए, क्या हो जाए। और मेन तो यही है मतलब जब जो पार्टी उसमें रहती है अपनी सत्ता में, तो वही पावरफुल होती है और उसी के ज़्यादा हल्ला होता है चारों तरफ। और जब जो मतलब वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है, और अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो अच्छा, कम्युनल एंगल पे बहुत सारे लोग वोट करते हैं चुनाव में, वो वोटर्स ना होकर वो हिंदू और मुस्लिम में बढ़ जाते हैं, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई अपने धर्म मज़हब का प्रत्याशी को चुनता है, कोई पार्टी को चुनता है, मतलब वो सब अभी विभाजित हो जाते हैं। वोटर न रहकर वो अपने कुनबे में बढ़ जाते हैं, अपने जाति में बढ़ जाते हैं, अपने धर्म में बढ़ जाते हैं। इसको आप कितना जहाँ तक मेरा मानना है तो कभी भी मतलब वोटिंग करनी चाहिए या अपनी गवर्नमेंट चुननी चाहिए या कुछ अपने फ्यूचर के लिए मतलब अपने देश के लिए चुनना चाहिए, तो वहाँ पे तुम्हें मतलब एक अपनी जाति, अपना धर्म, इस चीज़ को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जाति धर्म ये तुम्हारी पहचान नहीं होती, पहचान होती है हम भारतीय हैं। तो हमें एकजुट होकर ये देखना चाहिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है, हमारे लिए क्या करेगी। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, हमारे लिए कितना अच्छा कर सकती है, कौन सी गवर्नमेंट करेगी। और ये सब तो भूल जाना चाहिए उस टाइम पे जब भी हमारे फ्यूचर मतलब हमारी भारत की बात आ रही हो कि उसमें हमारी कौन से धर्म है और कौन से वो है मज़हब है। अपनी धर्म मज़हब भूल के हमें एकजुट होकर और गवर्नमेंट का सही चुनाव करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट सही है और वो हमारे लिए क्या सही करेगी। अच्छा, 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, जो यंगस्टर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे उनसे आप किस तरह की अपील करना चाहिए? मैं अपील करूंगी कि थोड़ा एक बार जिसको नॉलेज ना हो वो अपना एक बार गवर्नमेंट के बारे में पढ़े और पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर से पढ़े, उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया है, क्या मतलब थोड़ी कमी आ रही हैं। उसके बाद कोई अपनी मतलब मज़हब धर्म के ऊपर तो बिल्कुल भी ना ले, ये चीज़ ये देखे कि गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कितना अच्छा कर सकती है और तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के विकास के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें और उनसे एक ही अपील है, धर्म के आधार पे तो वोट किसी को नहीं जानी चाहिए। और क्या कहते हैं अपने फ्यूचर के लिए और अपनी एजुकेशन पॉलिसी देखें कि मतलब तुम्हारे लिए एजुकेशन में, क्योंकि हमारी फर्स्ट एजुकेशन ही होती है जो हमारी आगे बढ़ाएगी हमारे यूथों को, हमको, हमारी फैमिलियों को, सबको। तो एक एजुकेशन और एक थोड़ा उसका मोटा मोटा नॉलेज लेके जाए कि मतलब चुनाव हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किसको वोट देनी चाहिए क्यों नहीं। और इसमें यही कि हमारी मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो कितना अच्छा काम कर रही है, क्या कमियाँ रह रही हैं, तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए और जो अच्छे काम करे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आगे का वो सोचे, उस चीज़ पे वोट डालें। अच्छा बाबू, आप क्या करते हैं आप? मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ और वनडे एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर चेतन जाता। अच्छा चेतन, ये बताओ, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है 400 पार। जब 400 पार वो नारा दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे 400 उनकी आ गई वोट, तो 400 सीटें उनकी आ गई, तो विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा, एक खोखला विपक्ष हो जाएगा। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में विपक्ष को खोखला होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसको मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब हमें सामने वाला कोई चैलेंज देता है तो हमें और उत्साह से लड़ना चाहिए, क्योंकि जब सामने से अच्छा चैलेंज मिलता है तो हमारे अंदर पावर उतनी और ज़्यादा अच्छी होती है। अगर विपक्ष ये कह रहा है तो विपक्ष को और मजबूती से लड़ना चाहिए, सारे कामों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन रही बात बीजेपी की 400 पार, तो मेरे हिसाब से 400 पार तो नहीं, आई थिंक जो माहौल चल रहा है शायद आए तो बीजेपी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 400 पार आए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पार्टी में हर नेता सही होता है, हर पार्टी में हर नेता गलत होता है। हर पार्टी में सारे नेता, कुछ नेता गलत होते हैं और कुछ नेता सही होते हैं। लेकिन रही बात हमारे स्टूडेंट्स की, तो हमें बीजेपी से, सपा से और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए लेना देना उस सरकार से है जो एजुकेशन पॉलिसी को मजबूत करे, जो हमें बेरोज़गारी से मुक्त कराए और बस जो युवा की मांग है उसके लिए।
अच्छा, एक सरकार की एक जो है योजना है केंद्र सरकार की, अग्निवीर। अग्निवीर में 5 वर्ष की नौकरी की व्यवस्था है और उसमें 25% 30% जो अग्निवीर जो भर्ती किए जाएंगे वो परमानेंट आर्मी में होंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि युवाओं में क्या ये मुद्दा है? जी, मैंने अग्निवीर की देखी भी है, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से देखी है। मेरे हिसाब से भर्ती में गए आप? हाँ, मैं 3 बार मेडिकल से आउट होकर आया हूँ अग्निवीर में, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो एक ठीक भी है और गलत भी है। मैं अभी गया था तो सेंटर में कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन पे नाम तक नहीं लिखना आता था, लेकिन वो परमानेंट थे। तो अगर ऐसे अधिकारी हैं तो उनको आउट किया जाना चाहिए। बेशक इन्हें परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन ऐसे अधिकारी और ऐसे इनको नहीं रखना चाहिए जो नाम तक लिखना नहीं जानते हैं, जो इवेंट का नहीं जानना, जो ट्रायल लेना तक नहीं जानते। मैं गया था तो वहाँ पे ट्रायल ले रहे थे, जिसको गेम के बारे में नहीं पता है, वो जिन पे गेम खेलना नहीं आता उनको सेलेक्ट करके बैठे हैं। तो ये सब उसकी वजह यही है कि परमानेंट है। अगर 4 साल वाली योजना है, 25% तो कम है, लेकिन 75 या 50 हो तो भी ठीक है। ये एक नज़रिए से ठीक भी है और गलत भी है, दोनों हैं। अब वोट करेंगे आप, अब वोट जब आप करेंगे तो आपके जहन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? एक मुद्दा तो ये है सीधा कि भाई हिंदू और मुस्लिम वाली बात आ रही है। दूसरे मुद्दे बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, ये तमाम मुद्दे हैं। तो आपके जहन में कौन सा मुद्दा रहेगा? पहली बात तो मेरी अभी वोट है नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगी, लेकिन मेरे दोस्त हैं, इनकी वोट है, इनकी जो मांग है, मैं इनके वोट का इस्तेमाल देखूंगा कि किस नज़रिए से कर रहे हैं, और वाकई में इनकी वोट सक्सेसफुल होती है तो मैं इन्हीं की नज़रिए से देख के अपनी वोट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मेरा मानना फिर भी यही है कि हिंदू मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाईचारा होना चाहिए। लेकिन रही बात बेरोज़गारी की और बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी कम करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अभी भी है, बहुत सारी कोशिश की है सरकार ने, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है। अभी नौकरियां दी हैं लेकिन नाकाम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनुजा दौन। अच्छा, क्या नाम? अनुजा दौन। अच्छा, अनुजा दौन, ये बताओ वोट करेंगी आप? जी। पहली बार करेंगी कि कई बार कर चुकी हैं? नहीं, एक बार और कर चुकी हूँ। अच्छा, एक बार और कर। जब आप वोट करेंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? जी, सबसे पहले मुद्दा शिक्षा का रहेगा। जी, शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा बेरोजगारी। जी। हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा रहेगा? हाँ, वो तो रहेगा ही, क्योंकि दूसरे लोग करते हैं तो फिर अपना भी आता है, ये सबसे पहला मुद्दा रहेगा। अच्छा, ये भी रहेगा? हाँ, ये भी रहेगा। मतलब ये रहना चाहिए क्या? हाँ, रहना चाहिए। रहना भी चाहिए? हाँ, रहना। मतलब आप शिक्षित हैं, आप कह रही हैं कि ये वाला क्योंकि यार दूसरे लोग भी करते हैं ना, फिर हमने देखा है। उनको भी तो बंद करना चाहिए, आपको भी बंद करना चाहिए। अब वो बंद करें तो फिर हम भी बंद कर देंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। वो बंद कर दें तो फिर हम भी बंद कर देंगे। मतलब कड़वा सच है, ये मुद्दा रहेगा? जी, रहेगा। ये बिल्कुल रहेगा। बात ठीक है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस पर। जी, बिल्कुल है। ये भले ही हम कुछ भी कहें, जातियों में बढ़ जाएं, लेकिन एक सच ये भी है हाँ, कि ये मुद्दा रहेगा। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा भी चलता है, इसी जहन में रहता है। जी, रहता है बिल्कुल। तो बुलंदशहर का क्या माहौल आपको लग रहा है? ये मुझे तो बीजेपी लग रही है। अच्छा, बीजेपी लग रही है? जी, मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ, वही लग रही है। अच्छा, बीजेपी में क्या बेहतर है जो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखो, एक तो मतलब काम भी किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि काम भी किया है। रोड, पूरा टाइम मैं आपको दूंगा। रोड बनवाए इन्होंने, और मतलब शिक्षा पे भी काम किया बेहतर, और शासन देखो, शासन भी अच्छा है, मतलब सख्ताई आई है शासन में, पुलिस प्रशासन में सख्ताई आई है, हर चीज़ में देखा जाए तो शिक्षा में भी बेहतरीन है, मतलब कर रहे हैं आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए, खेल कूद के लिए, सब के लिए। विपक्ष ये कहता है ना शिक्षा में गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, ना रोज़गार में कोई काम, बेरोज़गारी दूर नहीं की है, बल्कि रोज़गार में लोगों ने कटौती की है। सरकार का हालांकि अपना दावा है, उसका अलग चीज़ें हैं, वो आंकड़े उनके आते हैं कि हमने इतना सब कुछ कर दिया है। तो देखिए, ये तो हर सरकार में होता है, क्योंकि हर सरकार विपक्ष में होते हैं तो वो दूसरे की कमियां निकालते हैं। वो भी थे तो तब बीजेपी वाले भी उनकी कमी निकालते थे, तो ये तो चलता रहता है उनका। अच्छा, चुनावी चंदा के बारे में जानते हैं आप? हाँ, तो चुनावी चंदा मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चंदा दे रही हैं, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। एक गेमिंग कंपनी है जो गेम का काम करती है, तो वो 1300 करोड़ रुपए उसने दे दिए। मतलब ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए दे पाती है क्योंकि ये सरकार फिर उनको भी तो फ़ायदा करती है।
उनका फ़ायदा होता है तभी वो देते हैं, एक दूसरे का ऐसे सर्कल चलता रहता नहीं है। नहीं, सर्कल तो चलता है, लेकिन जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसका तो नुकसान होता होगा ना उसमें कहीं ना हाँ कहीं। हाँ, नुकसान होता है उसमें, आम आदमी पिछता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि महंगाई होती है, फिर वो अपने तरीके से चलाते हैं ना सरकार को, तो फिर उसमें महंगाई होती है, उसमें आम आदमी पिछता है। और तो ऐसा मतलब चंदे की व्यवस्था जो गोपनीय तरीके से ये नया कंसेप्ट लाए थे, ये होना चाहिए क्या? फिर ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना मतलब चाहिए, इतना करोड़ों करोड़ में चंदा दिए जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी लास्ट मेरा सवाल है आपसे, जो यंगस्टर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उनको आप किस तरह की अपील करना चाहिए? यही कि वो देखें, अपने तरीके से देखें, उनके अपने अपने मुद्दे रहते हैं सबके, वो देखें, शिक्षा को देखें, बेरोज़गारी को देखें, महंगाई को भी देखें, धर्म को भी देखें, उनके सबके अपने अपने तरीके रहते हैं। अच्छा, धर्म को भी देखें। हाँ, धर्म को भी देखें, वो अपने धर्म को भी देखें, धर्म से ही सब कुछ है। मेरा तो यही मानना है, धर्म है तो अपना है, चल रहा है, मुद्दा यही है। बाबू एक मिनट इधर आप बोलोगे? आप बोलोगे? तो ये पहली बार वोट करने वाले, दूसरी बार वोट करने वाले मतदाता हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है महंगाई, बेरोज़गारी के साथ धर्म भी एक मुद्दा रहेगा। हालांकि धर्म को लेकर के ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि धर्म कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बेरोज़गारी और करप्शन जैसे मुद्दे ही इस पर हावी रहेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। लेकिन कुछ जो मतदाता हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनमें ये भी देखने को मिल रहा है कि धर्म भी एक मुद्दा रहने वाला है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।